सारथ ने ज्वाइन किया है सेकंड सत्र में, उनका स्वागत है। सरिता जी ने भी किया है सर। अच्छा, सरिता जैन जी ने स्वागत किया, सेमेस्टर 2 की शायद स्टूडेंट है। और तिवारी सर उनका स्वागत है। के तिवारी जी आगे, जी उनका सर। स्वागत है। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है हमारे, और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग कई और जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था वाईएनएम में, और वाईएनएम हम लोग और भी इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो सारी मेरिडियंस में जैसे कहते हैं ये है कि नाम में क्या होता है। ये इंग्लिश कवि ने भी कहा कि नाम में क्या है। उन्होंने कहा कि नाम, व्हाट इज इन नेम, नाम कुछ भी रख लीजिए, लेकिन नाम के साथ अगर हम लोग उसकी सार्थकता बता दें तो शायद नाम में अधिक प्रभावी होता है। जैसे कोई जन्मजात कोई जो है ब्लाइंड हो और हम उसका नाम नयनसुख रखें तो शायद हम उससे तादाद नहीं स्थापित कर पाएंगे और कहीं खटकेगा। ऐसे कोई आदमी लगातार झूठ बोलता हो और उसका नाम सत्यव्रत रख दिया जाए तो शायद हम लोग समझेंगे कि ये क्या कुछ है। तो जो इन्हीं के आधार पर हम लोगों ने कहा कि जो मेरिडियंस थी, डॉक्टर वॉल ने अपनी जो मेरिडियंस बनाई थी, उन मेरिडियंस में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया वाईएनएम में। लेकिन रिसर्च, जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान मेरी जो रिसर्च चल रही है, उस रिसर्च के जो प्रणेता आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब हैं, तो उनके नेतृत्व में जो रिसर्च चल रही है, तो उसमें ये हुआ कि उस उपयोगिता के आधार पर उन सबके नामों में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। तो उसको हम लोग आगे चलकर, वैसे ही सब वाईएनएम सब सेमेस्टर 9 के सब्जेक्ट है बेसिकली, लेकिन कंसेप्ट ये है कि ये आपको जानकारी होगी तो आप लोग उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट, दो चीजें हैं, एक तो हमको ज्ञान और दूसरा उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन माने हम उसको कैसे अप्लाई कर लें और हम उसमें कुछ कम ज्ञान भी हो और एप्लीकेशन के आधार पर हमको रिजल्ट अच्छे मिलने लगे तो हमको फायदा हो जाएगा। तो हम लोग उसी रूप में समझना चाह रहे हैं। तो वही वाईएनएम के उसी के आगे की कड़ी समझिए। ओआर मेरिडियन पे हम लोग कल चर्चा किया था। इसको डॉक्टर वॉल ने कहा ऑर्गन डीजेनरेशन मेरिडियन। अब हम लोग कहें, जब हम लोग कहें डीजेनरेशन, तो हम लोग चलिए डीजेनरेशन पहले समझ लें कि डीजेनरेशन क्या है। सर आपने अभी पूछा कुछ प्रश्न सर? प्रश्न पूछा कि सर आपने डीजेनरेशन क्या है? ना। ओके सर। डीजेनरेशन का कंसेप्ट जो है, डीजेनरेशन कंसेप्ट हम लोग का जानना इसलिए जरूरी है कि हम लोग पढ़ चुके हैं सेमेस्टर, ठीक है। जब भी कोई, डॉक्टर वॉल ने कहा कि शरीर में दो तरह की अवस्थाएं हैं, तो उन्होंने कहा इसको सेल्फ पॉइजनिंग फेज में उन्होंने दो अवस्थाएं बताई। एक ह्यूमरल फेज माने जो जल माने तरल। तो तरल कहाँ कहाँ हमारे यहाँ है, एक तो हमारा सेल के अंदर है और एक सेल के बाहर है। तो जो पहले कोई भी कहीं भी कोई पॉइजन आएगा, कोई विषीकरण माने कोई भी केमिकल, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी टॉक्सिन कहीं भी आएगा तो वो पहले कहाँ आएगा, तरल में आएगा, पहले बाहर आएगा और बाहर आने के बाद फिर वो कोशिश करेगा, अगर होगा तो इनफिल्ट्रेशन अंदर होगा। तो उन्होंने दो अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं बताई। तो उनमें देखिए पहले यह है ह्यूमरल फेज, इसको अंग्रेजी में समझ लीजिए। तो ह्यूमरल फेज में क्या होता है, पहला एक्सक्रीशन फेज है। तो एक्सक्रीशन फेज का माने क्या हुआ, एक्सक्रीट कोई भी जो टॉक्सिन होगा, जैसे हमारे वेस्ट मटेरियल होता है, हम उसको निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 लिम्फ डिजेनरेशन मेरिडियन। लिम्फ क्या कर रही थी,
वो उसको सफाई कर रही थी, एक्सक्रीट कर रही थी। और अब हम पुराने वाले हम लोग जोड़ लीजिए, लंग्स भी हमारा कर रहा है, लंग्स भी तो कर रहा है वही काम, नहीं लंग्स वो काम नहीं कर रहा, लंग्स लंग्स जी किडनी सर। और यूबी वो भी तो यही काम कर रही हैं। तो यानी वो लिम्फ डिजेनरेशन उन्होंने कहा, लेकिन हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं कि हम लोग लंग्स भी, हम लोग एलआई भी, और हम लोग यूबी भी, ये तीनों हमारा निष्कासन अवस्था वाली हुई कि पहले निकालने की कोशिश किया। फिर अगर निकला नहीं तो रिएक्शन करेगा, हमारा शरीर रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए एलर्जी या वैस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन हो गई। तो इसको कहा गया एडी मेरिडियन। एलर्जी पूरा नाम समझिएगा, एलर्जी नाम आता, एलर्जी और वेस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, केवल एडी मेरिडियन नहीं, एडी मेरिडियन तो नाम है, लेकिन एलर्जी और वेस्कुलर डिजेनरेशन वेसल्स में जो होता है। फिर अगर ये नहीं हुआ तो इसमें हमारे पास, इस एलर्जी वाले में हमारे एलर्जी वाला वहां नहीं है, तो फिर हम लोगों ने कहा फैट डिजेनरेशन मेरिडियन। अगर मान लीजिए अंदर घुस गया तो क्या हुआ, उसने क्या किया, बढ़ा दिया सबके पूरे उसको, तो वो हो गया हमारा एलर्जी, वो फैट डिजेनरेशन, तीन चीज हो गई। आगे देखिए, अब जब इतना हो गया तो फिर सेलुलर फेज शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, जो टॉक्सिन है वो सेल के अंदर पोरस होते हैं, उनके अंदर घुसना शुरू कर देता है। तो ये सेलुलर फेज है। इस सेलुलर फेज में क्या होता है, इम्प्रेग्नेशन फेज पहला, अब अंदर सेल के अंदर घुस गया और उसने वहां पर अपनी ताकत या अपना कोई टिश्यू वहां पर रखना शुरू किया, चाहे केमिकल हो, चाहे बाहर का टॉक्सिन हो, और चाहे कोई बैक्टीरिया हो। तो उसने क्या, वहां फाइब्रॉइड वहां एक लेयर बन गई आपके अंदर, तो वो फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन बन गई। फिर इसके बाद डिजेनरेशन फेज शुरू हुआ, तो उस डिजेनरेशन में फेज में क्या हुआ, नर्व डिजेनरेशन हो गया, स्किन हो गई, जॉइंट्स हो गए, सब डिजेनरेट कर गए। तो ये नर्व, स्किन, जॉइंट्स, तीन मेरिडियन डिजेनरेशन वाली हो गई। और अंत में जब इसके बाद भी हुआ, क्योंकि डिजेनरेशन में काम नहीं कर पाती है, डिजेनरेशन में सेल काम नहीं कर, सेल को बाहर से पहले घेरे थे तब भी काम नहीं कर पा रहे थे, अंदर जब चले गए तो सेल का सबको वहां पर सिस्टम गड़बड़ कर दिया। आपके यहाँ कोई चोर डकैत आ जाए घर में तो सारे सिस्टम को खाना पीना सब खा जाएगा और ये सब करेगा, परेशान करेगा। तो वो डिजेनरेशन शुरू हुआ, सेल ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो सेल को अपने काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी उसने माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट कर दिया, सबको कर दिया, तो अल्टीमेटली डिजेनरेट करने लगी, सेल डाई आउट करने लगी। तो अंत में क्या हुआ, थर्ड स्टेज मैलिग्नेंट और कैंसरस फेज शुरू हुआ, इसको ऑर्गन डिजेनरेशन वेसल कहते हैं। इसमें क्या हुआ, वर्चुअली मैलिग्नेंसी शुरू हो गई और बाहर का जो बैक्टीरिया है या बाहर का जो खतरनाक कोई भी एंटीजन है उसने अंदर हमारे सेल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, कंट्रोल कर दिया और सेल डाई आउट करने लगी। ठीक, ये उन्होंने अपने उसमें कहा था। अब एक और चीज बता दो, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन आप लोग बहुत सुना होगा, तो इन्फ्लेमेशन फेज को समझ लीजिए कि इन्फ्लेमेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो खतरनाक हो। जैसे टेम्परेचर कहते हैं कि खतरनाक नहीं होता, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इस बात की सूचना देता है कि फॉरेन बैक्टीरिया कोई आया हुआ है जिसको हमको नहीं चाहिए, तो हमारे सेल के जो डिफेंसिव सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट में तैयारी करने लगता है। ठीक, तो टेम्परेचर कर दिया ताकि ये भी टेम्परेचर एक माध्यम है कि वो जल जाए और वो हम ना कर पाए। ये प्लस हमारे सेल्स जो है अधिक मूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हीट जनरेट होती है और वो टेम्परेचर बढ़ता है। तो दोनों कारण है। ठीक, ऐसे इन्फ्लेमेशन फेज क्या है, इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्स है। क्या करते हैं, जैसे ही कहीं पर कोई फॉरेन बैक्टीरिया आया या कोई केमिकल आया या कोई चीज आई जो जिसको स्वीकार नहीं करना है, तो इसको पहला फेज बोलते हैं इन्फ्लेमेशन फेज। तो क्या इन्फ्लेमेशन में यहाँ होता क्या है, वो सूचना देता है, जैसे अब इसके यहाँ कोई आया और किसी ने आक्रमण किया, अगर आपके होते तो हम लोग क्या करते, हम लोगों के यहाँ कोई आदमी आए और 4 गुंडे बदमाश आ जाए और हम लोगों को प्रभावित करने लगे, तो हम लोग बगल में सूचना दे देंगे, अपने नाते रिश्तेदारों को सूचना दे देंगे कि भाई कोई आया हुआ है और जरा करना, तो हमारे सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और सारे लोग वहां पर
भीड़ बढ़त। तो वही चीज है, जैसे ही सेल की ये स्थिति हुई तो सेल ने सूचना दे दिया तो सारे जितने सेल्स थे बाहर के जितने भी, उन्होंने जहां जहां अपने डिफेंसिव सिस्टम उनके पास था उन सबको उन्होंने ब्लड, हमारे पास ब्लड ही तो माध्यम है, पूरे शरीर में घूम रहा है, तो उन्होंने ब्लड में भेज दिया। तो ब्लड में जब भेज दिया तो वो उस जगह पर जहां पर आपका कोई घटना घटित हुई है उस जगह पर आए, और उस जगह पर आने के बाद उन्होंने पहला क्या किया, जैसे आ गए तो अगर 50 लोग एक कमरे में आ जाएं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए गुब्बारा हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर गुब्बारा हो, अब गुब्बारे में 1 किलोग्राम गैस, फिर 2 किलोग्राम गैस, फिर 3 किलोग्राम, तो गुब्बारा फैलेगा ना। तो पहला सिम्टम क्या होगा, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ये फेजेस का सिम्टम वाइज नंबर वन पे क्या होगा, नंबर वन पे क्या होगा, सूजन। नंबर वन पे सूजन है, यहां कहीं लिखा हो आप समझिए, नंबर वन पर सूजन है। दूसरा, जब वहां पर ब्लड ही तो है, जो ब्लड आ रहा है, तो ब्लड में क्या है, ब्लड का उसमें हमारा कलर क्या है, कोई बोले सेमेस्टर थर्ड फोर्थ में, कोई बोले रेड रेड है? रेड किसमें सर? क्या? ब्लड का हमारा कलर जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, ब्लड माने हम वेंस की बात, स्कारलेट रेड दोनों ही होगा। स्कारलेट रेड, यस सर, स्कारलेट रेड, ठीक, यस सर। स्कारलेट रेड। और हम वेंस की जब बात करेंगे तो वेंस तो हमारी बाहर आई है, तो मेन तो पहले तो हम लोग आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो वेंस में होता है कौन सा रेड, पर्पल रेड, पर्पल, पर्पल, वेरी गुड। तो ये याद रखिए, स्कारलेट रेड और पर्पल। तो स्कारलेट रेड आया तो जैसे ही जब रेड आया तो क्या होगा, पहले तो सूजन हुई क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, कई चीजें आई, लिक्विड भी आ गया होगा, तरल भी आ गया होगा, ब्लड भी आ गया होगा, सब ब्लड में सारी चीज, प्लाज्मा भी तो है, तो स्वेलिंग हो गई। नंबर 2 पे क्या हुआ, नंबर 2 पर रेडनेस, ब्लड आया है ना, तो लालिमा हो गई, तो दूसरी कंडीशन लालिमा। कंडीशन नंबर 1 स्वेलिंग, कंडीशन नंबर 2 रेडनेस, कंडीशन नंबर 3 जब यहां पर सारी चीजें, तो रक्त क्या है, अभी हम लोग बता रहे थे हार्ट वाले केस में रक्त क्या है, हार्ट क्या है, हार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइनीज में लास्ट को ना सर, सर ये फायर, फायर सर। अरे भाई सब ऐसे मत भूलिए ना, हार्ट तुरंत फायर, हार्ट माने फायर, फायर माने हीट, यस सर, हीट, एनर्जी हीट है, तो थर्ड नंबर पर हीट, क्लियर। अब चौथे नंबर पर उस जगह पर, क्योंकि जब तक एक्शन पूरा चल रहा है तो लड़ाई चल रही होगी, लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, कोई बाहर आया वहां हुआ, तो ये जो हुआ वो पेन के रूप में हुआ। तो फोर्थ कंडीशन, इफ पेन इज देयर, अगर पेन है तो वहां हीट होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, यानी स्वेलिंग नंबर 1, रेडनेस नंबर 2, हीट नंबर 3, पेन नंबर 4, क्लियर। ये इस ऑर्डर में आप लोग याद रखिएगा हमेशा। लॉस ऑफ फंक्शन तो इसलिए होगा, लॉस ऑफ फंक्शन तो रिजल्ट है, ये हमको दिखाएंगे, सिम्टम के रूप में आएंगे, और लॉस ऑफ फंक्शन हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो होगा कि भाई हम काम नहीं कर पा रहे हैं, उंगलियां नहीं चल पा रही हैं, ये तो अलग है, ठीक है। तो ये फेज है, अब हम लोग आ रहे हैं, इन फेज को समझना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओआर मेरिडियन, ऑर्गन का डिजनरेशन समझ में आ गया, अच्छा भी नहीं समझ में आ गया, डिजनरेशन इसके बाद की स्थिति है, जब इन्फ्लेमेशन हुआ उसके बाद डिजनरेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो पहले इन्फ्लेमेशन हुआ, बाद में अगर लड़ाई हुई तो डिजनरेट, अगर वो अंदर प्रवेश कर गया तो कोशिका को, सेल को वो डिजनरेट करना शुरू कर देता है, कोशिका मरने लगती है, कोशिका का डाई आउट होने लगती है, कोशिका की काम प्रणाली वो लगती है, तो कोशिका श्रिंक करने लगती है, वो अलग पॉइंट है, डिजनरेशन है, फिर एट्रॉफी है, फिर डिस्ट्रॉफी है, फिर नेक्रोसिस है, फिर, है ना। तो ये अंत में वहीं पर संगमरमर जैसे होता है यहाँ मकबरा, वैसे वहां बन जाता है ना, कैल्शियम वगैरह हमारे पास सब है, ठीक है, अंदर शरीर में। तो ये ऑर्गन को, डिजनरेशन मेरिडियन को
पेरेंचाइमल मेरिडियन कह दिया गया इस वाले में। हाथ की जितनी मेरिडियन थी, याद रखिएगा, उनका नॉमेनक्लेचर के हिसाब से बता रहा हूं आपको। हाथ की जो मेरिडियन थी उनको पावर चक्र के रूप में कहा गया, पावर चक्र। और जो पैर की मेरिडियन थी उनको हम लोग हेल्थ चक्र के रूप में कह रहे हैं। अब आगे नॉमेनक्लेचर देखिएगा। ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन को पेरेंचाइमल या सेलुलर पावर चक्र कहा गया। क्यों? सेल लेवल पर ओआर माने ऑर्गन में बिल्कुल अंदर सेल लेवल पर पहुंच गई है बीमारी, तो सेलुलर पावर चक्र कहा गया और इसको पेरेंचाइमल कहा गया। व्हाट इज पेरेंचाइमा? पेरेंचाइमल जो उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो पेरेंचाइमा है। क्लियर? यहां तक क्लियर कि नहीं? अभी शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पावर चक्र इसलिए कहा गया कि चक्र में हम लोग कह रहे हैं, चक्रों से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि सघन ऊर्जा केंद्र है, इसलिए इनमें ओआर मेरिडियन, इन सब में टिश्यू मेरिडियन है, इनमें एनर्जी अधिक होती है। क्योंकि टिश्यू मेरिडियन, हमने कहा था ना, टिश्यू मेरिडियन ये स्पाइरल मेरिडियन के रूप में है अगर हम आयुर्वेद में कहें, लेकिन यहाँ ओआर मेरिडियन है तो टिश्यू मेरिडियन है, इनमें अधिक एनर्जी है, अधिक डीप लेवल पर फंक्शन करते हैं, इसलिए इनको पेरेंचाइमल मेरिडियन कहा गया, सेलुलर पावर चक्र कहा गया। इसको हम लोग ऑर्गन मेरिडियन डॉक्टर वॉल कह रहे हैं। हम लोग वाईएनएम में इसको धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहे हैं, सेलुलर पावर चक्र कहेंगे, पेरेंचाइमल मेरिडियन कहेंगे। तो ये ह्यूमरल लेवल पर गई तो अंत में जाकर के जब अंदर पहुंच गई सेल लेवल पर तो सेलुलर पावर चक्र कहा गया इसको, और इसको सब्टल पावर चक्र भी कहा, सूक्ष्म पावर चक्र कहा गया। ठीक है, सूक्ष्म पावर चक्र, क्योंकि ये तो ब्रेन में, जैसे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो अगर ब्रेन की पेरेंचाइमा की बात करेंगे तो न्यूरॉन की बात करेंगे, और हम लोग अगर नेफ्रॉन की बात करेंगे तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? किडनी की। एल्वेलस की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लंग्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो सब पेरेंचाइमल है, ये पेरेंचाइमल सेल्स है उसके। ठीक, जो पेरेंचाइमल सेल्स नहीं है उनकी पेरेंचाइमल पे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंचाइमल की केवल बात कर रहे हैं। लीवर में देखो हेपेटोसाइट्स होते हैं, और बंद कर ले दोनों। लीवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, सब है ना। अगर कोई बाय बर्थ बीमारी है, कंजेनाइटल डिजीज है, तो भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे किसमें? ओआर मेरिडियन। यस, ओआर मेरिडियन, क्योंकि हमारी ये सबसे डीप लेवल की है। एनडी मेरिडियन को हम लोग न्यूरो पावर चक्र कहा। क्यों? न्यूरो माने ब्रेन की पावर चक्र कहा। और इससे इलाज हम लोगों ने कहा कि ब्रेन में अगर कोई भी, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्रेन में चाहे स्पाइनल कॉर्ड में हो रही हो, चाहे नर्व्स में हो रही हो, तो हम लोग न्यूरो पावर चक्र का इस्तेमाल करेंगे एनडी मेरिडियन को। एडी मेरिडियन हम लोगों ने कहा एलर्जी और वैस्कुलर डिजेनरेशन। तो एलर्जी, डॉक्टर वॉल का मानना था कि एलर्जी नॉर्मली आपके किसी केमिकल या लिक्विड की वजह से आती है, तो वो प्लाज्मा की मेरिडियन कहा गया, तो उसको उन्होंने कहा प्लाज्मा पावर चक्र। ठीक है, तो ठीक है, प्लाज्मा के कारण एलर्जी हो रही है, तो ये प्लाज्मा जो है रक्त में फ्लो कर रहा है, या तो एक्सेप्ट करेंगे या एलर्जिक हो जाएंगे, तो बस उसी की वजह से तो एडी मेरिडियन उन्होंने कहा, इसको कहा प्लाज्मा पावर चक्र। पावर चक्र हाथ में है इसलिए पावर चक्र प्लाज्मा की है। तो इसको हम लोगों ने कहा कि ठंडक, जहां जल की बात होगी तो वहां पर ठंडक के लिए प्लाज्मा पावर चक्र का इस्तेमाल होगा। अगर गर्मी है तो गर्मी में जल बढ़ाना है तो एडी को, AD1 को टोन कर देंगे, प्लाज्मा पावर चक्र को टोन कर देंगे। और CI माने गर्मी है, सर्कुलेशन मेरिडियन गर्मी है, उसका 1 को सिडेट कर देंगे, तो हमारा गर्मी दूर हो जाएगी। और अगर एडी ऑलवेज सिडेट होता है ना सर, तो इसमें टोन का क्या कॉन्सेप्ट है सर, एक बार बताएंगे? अगर आपको ठंडक, गर्मी में ठंडक बढ़ानी है तो गर्मी में क्या बढ़ाएंगे? ठंडक बढ़ाएंगे कि ठंडक घटाएंगे? बढ़ाएंगे सर। तो सर इसलिए, अच्छा प्लाज्मा है, प्लाज्मा को अपन प्लाज्मा माने जल, रस,
रस रक्त में क्या करेंगे, रस रक्त की अगर करते आयुर्वेद में तो हम लोग करते रक्त, रस को बढ़ा देते, रक्त को घटा देते। विजन चेंज है। एडी मेरिडियन प्लाज्मा पावर चक्र उसको बढ़ा दीजिए, सीआई को घटा दीजिए। और ओके सर। अगर आपको क्या कहते हैं, इसमें जल को रिकॉर्डिंग हो रही है? ऊपर में लाल लिखा हाँ है। हो रही है? नहीं हो रही क्या? अच्छा, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही हो रही है, ठीक है। है। जी सर, थैंक यू सर। अब लिम्फ वेसल मेरिडियन लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो इसको इम्यूनिटी पावर चक्र कहा गया। क्यों? लिम्फ में हम लोगों ने बताया था कि लिम्फ हमारा क्लीनिंग सिस्टम जरूर है, वो वेस्ट को मिलाता है, लेकिन उसमें हमारा एंटीबॉडीज होते हैं साथ में। आप लोग पढ़िएगा आगे, इसी में 3rd सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएचबी में, लिम्फ मेरिडियन में एंटीबॉडीज भी होते हैं। तो वो एंटीबॉडीज आपको सुरक्षा भी देते हैं। तो उसके 2 काम है, एक तो न्यूट्रिशन देना और एक सुरक्षा देना। तो इसको इम्यूनिटी पावर चक्र कहा गया। तो जब कभी आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है, यानी आपको अपने टॉक्सिन को हटाना है, तो इम्यूनिटी पावर चक्र को इसको आप इस पर लगाइए, इस पर ट्रीटमेंट करिए। अगर मेथी लगा रहे हैं तो मेथी लगाइए, और जब आपको उसको निकालना तो सिडेट कर दीजिए, एलवाई को सिडेट कर दीजिए। एलवाई के सिडेशन से फिर वही बात, द्रव्य गुण कर्म को याद रखिए। आयुर्वेद द्रव्य गुण कर्म में क्या कहा था हम लोगों ने, जब कभी किसी जल को सिडेट करना हो तो जल को सिडेट कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम जो जल घटा रहे हैं या द्रव्य, उसी तरह एलवाई मेरिडियन को जब सिडेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये नहीं कि इम्यूनिटी को घटा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो लिम्फ का काम जो था, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमको सिडेट कर रहे हैं। क्लियर? ये मत भूलिए, इधर बेसिक चीज है। टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, हैं? टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। हाँ, टॉक्सिन रिमूवल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक सर। फिर तो रेस्पिरेशन पावर चक्र, अब देखिए जो एलयू को कहा गया, हम लोग लंग्स को हम लोग का रेस्पिरेशन पावर चक्र है। और ये कहा गया कि 3 स्तर पर रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए कैसे। तो प्रथम स्तर का जो हमारा रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो कैसे है? पहला क्या करता है, लंग्स लेता है ऑक्सीजन, कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से सर। यस, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से जो लिया, तो ये जो O2 के लिया, उसने फर्स्ट लेवल ऑफ रेस्पिरेशन है। पहला लेवल रेस्पिरेशन जो आकाश से, ब्रह्मांड से लिया, वातावरण से लिया, वायुमंडल से लिया, उसको रेस्पिरेशन फर्स्ट लंग्स में है, फर्स्ट लेवल ऑफ रेस्पिरेशन लंग्स की कही गई। फिर लंग्स क्या करता है, फिर क्या करता है लंग्स? रक्त में देता है सर, इस ऑक्सीजन को कहां भेजता है? रक्त में देता है। जब रक्त में देता है तो सेकेंड लेवल ऑफ रेस्पिरेशन है। अब रक्त वाला जो है चला गया, रक्त में जाएगा कहां? रक्त से पूरी बॉडी में जाएगा सर। सारे सेल को सेल्स के जाएगा, पास। सेल को जाएगा। सेल में जाएगा। पूरी बॉडी में तो घूम ही रहा है, सेल में जाना है उसको। अल्टीमेटली ग्राहक उसका सेल है। उस चीज का ग्राहक या वांछित, जो जिसकी वांछा है या जो चाह रहा है, वो तो सेल चाह रहा है कि हमको आ जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बैठा हुआ है खाना बनाने के लिए। आप खाना बनाने के लिए बैठे हुए हैं और सब्जी नहीं आई तो आप कहेंगे नहीं कि हम तो तेल डाल चुके हैं और सब्जी आवे तो उसको छौंक दे। तो वो जो है, ये 3rd लेवल का रेस्पिरेशन कहां पर है? सेलुलर लेवल पर है। तो 3 लेवल पर रेस्पिरेशन हुए। फर्स्ट ब्रह्मांड से लिया उसने, और लंग्स ने लिया। लंग्स ने जो दिया हार्ट को या उसको उसमें क्या कहते हैं, ब्लड में, वो सेकेंड लेवल का हुआ। और ब्लड से जब गया उस सेल में तो सेल लेवल में 3rd लेवल पर 3 लेवल का रेस्पिरेशन शुरू हो गया। ठीक है। फिर क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? क्या करता है? क्रेब साइकिल से 38 एटीपी अणु बनाता है। एक जो आपको ग्लूकोज जाता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी बनाता है। उसमें क्या होता है? अणु 38 एटीपी निकलते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं, वहां की करेंसी बोल देते हैं। ये करेंसी किसकी है? एनर्जी की करेंसी है एटीपी। इसको नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोनों होता है, पहले
एडीपी होता है, फिर एटीपी बनता है, तो अंत में एटीपी में रूप में सुरक्षित रखते हैं और उसको रखते हैं कि वो एक कंपोजिट रूप में है। तो वो 38 एटीपी जो अणु निकलते हैं और उसके साथ साथ निकलता है CO2 और CO2 और जल, 3 चीजें निकलती है। CO2 बाहर निकाल दी जाती है किसी प्रोसेस से, वही लंग्स के प्रोसेस से, और जल को यूटिलाइज कर लिया जाता है। और एटीपी अणु वो होते हैं जो ऊर्जा के होते हैं, इन्हीं ऊर्जा से हम लोग अपने सारे काम, दैनिक काम करते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये इसको कहा गया PTW मेरिडियन। हम लोगों ने कल फिर पढ़ा था, हार्मोनल पावर चक्र इसको कहा गया। तो हाथ में जितने हैं सब पावर चक्र के रूप में है, तो हार्मोनल पावर चक्र कहा गया। तो कोई भी न्यूरोकेमिकल, इसको न्यूरोकेमिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स क्या है? केमिकल ही तो है, हार्मोन्स तो केमिकल ही है, तो इसको जी, जी। न्यूरोकेमिकल पावर चक्र भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हार्मोनल पावर चक्र के रूप में कहें तो कोई भी बीमारी जो हार्मोन से संबंधित हो, कहीं भी हार्मोन निकल रहा हो, पिट्यूटरी से निकल रहा हो, थायराइड से निकल रहा हो, पैंक्रियास से निकल रहा हो, कहीं से भी निकल रहा हो, वो आपको हार्मोनल पावर चक्र में TW का इस्तेमाल आप करिए। क्लियर? CI सर्कुलेशन मेरिडियन, जो पेरिकार्डियम मेरिडियन जो हम लोग कह रहे थे, उसको सर्कुलेशन मेरिडियन कहा गया। इसको अब कहा गया ब्लड पावर चक्र, नॉमेनक्लेचर, कि रक्त के जितने भी डिसऑर्डर हो उन सब का इलाज आप ब्लड पावर चक्र में CI मेरिडियन में करेंगे। हीमोग्लोबिन, RBC कुछ भी आपको हो, आपको इसी में डिफिशियंसी हो, एक्सेस, दोनों में आप इसको करें। तो ये है, ये CI मेरिडियन को, मतलब सर्कुलेशन मेरिडियन को हम लोग ब्लड पावर चक्र कह रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि CI मेरिडियन ब्लड, यानी जब कभी आपको ब्लड को बढ़ाना होगा, मतलब गर्मी बढ़ानी होगी तो ब्लड को बढ़ाना होगा, तो वैसे दिशा में ब्लड को टोन कर देंगे, CI को टोन कर देंगे। वन को कभी कभी वन से भी काम इसलिए चल जाता है क्योंकि वन क्या है, हम लोगों ने कहा था वन पित्त है। वन माने, जी सर, वन पित्त माने है सर। वात, वन माने पित्त और टू माने कफ। तो सर ये वात और उसको भी कंट्रोल करता है ना सर ये? हाँ, वही बता रहा हूं। वात और कफ को भी कंट्रोल करता है। पित्त बनेगा ना, वात से पित्त बनेगा। अगर आप पित्तज बीमारी हो गई तो जी। हम लोग उसको वन वाले में अगर कर देंगे तो वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक, करेगा सर, ये और राइट। वन को तो कर, जीरो को तो कर ही रहा, क्योंकि जीरो के बाद ही तो वो डेवलप हुआ है बात से। दूसरा क्या है, जी, दूसरा मेरिडियन जो है, एक हमको और भी एक पॉइंट है, हम लोगों ने क्या कहा है, CMP मेरिडियन। यस, CMP टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, टेस्ट एंड राइट, यस सर। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों का है। तो यानी जो CMP मेरिडियन की भूमिका है डॉक्टर वॉल की, वो हमारे वन की भूमिका है। तो दोनों दृष्टिकोण है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वन हमारा पित्त वाला है, और दूसरा उसकी वजह से हमारा वो है, डॉक्टर वॉल की वजह से CMP मेरिडियन है। तो आप कभी भी जब ब्लड का भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, RBC किसी उसमें होगा, तो आप CI मेरिडियन को यूज करेंगे, ब्लड पावर चक्र का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज और याद कर लीजिए, हम लोग रक्त का कर रहे थे, अब रक्त का उत्पादन कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होती है? बोन में। बोन में। तो बोन, जो हमारी बोन मैरो की मेरिडियन कौन सी है हमारे पास? आगे पढ़िए, देखिएगा, हाँ देखिएगा, मैं बता दूं। JD सर, ND, ND, ओके बोन मैरो हमारा जो है सर। वाला है, पहले वाला शुरू जो ये ND मेरिडियन हम न्यूरो पावर चक्र है, ये बोन मैरो की, क्योंकि बोन मैरो माने प्लाज्मा, अच्छा सर, राइट। बोन मैरो CSF में कोई अंतर नहीं ना। बोन मैरो में और CSF में जिस बोन मैरो जिससे बनी है, उसी से हमारा CSF बना। ठीक है। तो इसलिए ND मेरिडियन को आप लोग और भी काम के लिए समझ लीजिए, वो हमारे बोन मैरो की मेरिडियन है। बोन मैरो का ट्रीटमेंट करना होगा तो हमको ND मेरिडियन को भी लेना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोगों ने बोन मैरो, और हमारे पास बोन भी चाहिए, तो बोन हमारे पास कौन सी है मेरिडियन डॉक्टर वाल के? JD। तो हमको JD भी ट्रीट करना है और ND भी ट्रीट करना है।
क्लियर? जी यानी सर। रक्त बढ़ाना है, रक्त में आरबीसी एचबी के काम करना है, तो सीआई मेरिडियन, उसके साथ साथ 2 मेरिडियन जेडी मेरिडियन और एनडी मेरिडियन को भी हमको ट्रीट करना है। क्लियर? सर एडीबी लिख रहा है सर इसमें तो, एडीबी लिखा हुआ है एडी तो प्लाज्मा ओके इसलिए कर रहे हैं कि प्लाज्मा तो हमको चाहिए रक्त के साथ, तो हम एडी तो कर ही रहे हैं। ओके सर। अगर ब्लड बढ़ाना तो ब्लड में काउंट तो आरबीसी बढ़ा दिया, तो हमको जल्दी तो बढ़ाना, प्लाज्मा बढ़ाना, तो एडी अपने आप कर दीजिए। तो सर 4 मेरिडियन हो गए ना, एनडी हाँ जेडी हाँ, 4 हो गए, 4 और मेरिडियन हो गए। सीआई। हाँ, जी सर। अब ठीक है, एसआई मेरिडियन को एब्सॉर्प्शन पावर चक्र कहा गया। एब्सॉर्प्शन पावर चक्र, पावर चक्र तो सभी को कहा गया, एब्सॉर्प्शन के लिए है। क्यों? क्योंकि देखिए, एब्सॉर्प्शन तो सब जगह होता है, कहाँ? किडनी में भी हो रहा है, किडनी भी तो एब्सॉर्ब करती है, एलआई भी करती है, करती कि नहीं करती? अभी आप लोगों ने किडनी पढ़ लिया है दोबारा। जी सर। तो किडनी में आया था कि किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, कहां पर? डिस्टल ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले में होता है ना। ग्लोमेरुलस जेजी एपरेटस, एपरेटस का नाम सुना है? जेजी एपरेटस, जी सर, जेजी एपरेटस। जी सर। यस सर। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो उसमें क्या होता है? एब्सॉर्प्शन होता है, कहाँ? लूप ऑफ, पहले आता है प्रॉक्सिमल, फिर आता है लूप ऑफ हेनले, फिर होता है डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो तीनों में होता है। तो जब तीनों में होता है तो रीअब्सॉर्प्शन वहां भी होता है। तो ऐसा नहीं कि सर एलआई में क्या होता है? एलआई में क्या होता है? एलआई में होता है कि नहीं होता है? 90% वाटर होता है ना। 90% जल। देखिए, विटामिन के का भी सिंथेसिस वहीं पे। विटामिन के बी के होता है, और उसके साथ B12 90% लिक्विड यानी तरल सोखने का काम एलआई करती है, और 10% सोखने का काम सॉलिड। एसआई उल्टा करता है, 90% सॉलिड और 10% जल। एसआई में 90% सॉलिड और 10% जल का एब्सॉर्प्शन होता है, और एलआई में 90% जल और 10% सॉलिड का एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक, वाटर का। अब तो आप एसआई को हम लोगों ने कहा कि एब्सॉर्प्शन पावर चक्र है। तो जब कभी आपको ये लगे कि भाई हम भोजन भी कर रहे हैं, हमारा स्टमक भी ठीक काम कर रहा है, हमारे सब मेरिडियंस वगैरह सब ठीक है, तब भी हमको खाना क्यों नहीं पड़ता, तो एसआई पे ध्यान दीजिए। और अगर सबको आपको ध्यान दिया आपने, तो ध्यान देने की, अगर आपको वास्तव में कोई आप कहें कि खाना लग नहीं रहा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि खाना तो खूब खाते हैं, बढ़िया से नहीं होते, तो आप ध्यान दीजिए लीवर, गॉल ब्लैडर, ध्यान देने की बात है, लीवर, जीबी। तो लीवर गॉल ब्लैडर क्यों? वो तो अब्जॉर्प्शन तो ऐसा ही कर रही है। नहीं, मैंने एग्जाम वो प्रश्न किया, कोई ये आदमी आ कहता है कि हम खाना तो बढ़िया से भोजन कर रहे हैं और हमको लग नहीं रहा, लगने का अर्थ बताइए। तो मतलब बॉडी को इतने न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे हैं, शरीर में वीकनेस फील हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये कहाँ से होगा? ये जब तक डाइजेशन नहीं होगा। और डाइजेशन माने क्या है? हाँ, गॉल ब्लैडर अगर वो फैट को अब्जॉर्ब करने के लिए बाइल नहीं देगा। हाँ, डाइजेशन माने वही जो हाँ, सारे जिन्हें बताया था कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन सब कुछ को अब्जॉर्ब करना, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। अगर ये नहीं हो रहा है तो एब्सॉर्प्शन कहाँ से होगा? कहाँ से बनेगा? नहीं तो एब्सॉर्ब कहाँ से करेगा? तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? लीवर, लीवर से चला बाइल जूस, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और ड्यूडेनम एसआई का पार्ट है। यस सर। पार्ट तो ऊपर के हो गए, एक पार्ट एसआई का हो गया, यस। इसलिए वहां भी जिम्मेदारी एसआई मेरिडियन की आती है। अब एसआई को हम लोग नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन में सिडेट करते हैं, तो हम एसआई की एनर्जी को सिडेट नहीं कर रहे हैं, हम एसआई के माध्यम से, जो एसआई काम क्या है, ये क्या करता है, कुछ चीजें एब्जॉर्ब करता है, कुछ चीज छोड़ देता है। तो क्या करता है? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं, कि सेलेक्टिव एब्जॉर्ब करता है, जो सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो
अगर ये इसकी ताकत अगर बढ़ जाएगी और इसका वेस्ट निकलने लगेगा जल्दी से, तो अगर आपको पास कूड़ा आप निकाल दे घर का, तो आप अपने पास जो आपके पास मटेरियल है वो आप घर आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसे अगर सिडेट कर देंगे, तो सिडेट माने जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहा है और वो जाएगा तेजी से और वो एलआई को प्रभावित करेगा। उसको कहे भाई तुम भी तेजी करो, हम यहाँ से आ गए। जैसे कोई पानी का धार मान ली हो नाली में, तो धार आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, नाली का जो कूड़ा है आगे बढ़ जाएगा। तो वैसे अगर एसआई को हम सेडेट कर देंगे तो यहाँ से वेस्ट बाहर जाएगा और बाहर जाएगा वो एलआई को प्रभावित करेगा, एलआई की गति तेज होगी और एलआई कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। ठीक है, तो ये एलआई को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एलआई मेरिडियन को डिफिकेशन चक्र कहते हैं। ठीक है, डिफिकेशन, एलआई माने डिफिकेशन। तो एलआई का और भी काम है, लेकिन 90% जल का एब्सॉर्प्शन करेगा, 10% सॉलिड का करेगा और विटामिन बी और के का करेगा। अब विटामिन बी और के, तो मेन इसका फंक्शन क्या है, स्टूल पास करना, वो तो मेन फंक्शन है। दूसरा विटामिन बी के और कुछ सॉलिड का, वो लिक्विड का एब्सॉर्प्शन हुई है। लेकिन विटामिन बी और के में देखिए ये कौन करता है, ये याद रखिए, बीएचबी। एलआई में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनको क्या बेनिफिशियल बैक्टीरिया बोलते हैं। ये क्या क्या करते हैं, बी और के का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो एलआई के जो मटेरियल से विटामिन के का जो उत्पादन हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन अगर इन बैक्टीरिया में आपके पास हार्मफुल बैक्टीरिया अधिक है तो इनको नष्ट कर देंगे। या जब आपने एंटीबायोटिक खाया है तो उस एंटीबायोटिक से दो काम होंगे। एक तो जो बैक्टीरिया जिसको मारना चाहते थे उसको तो आप मार ही देंगे, लेकिन कुछ हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। ठीक, तो सर एक चीज पूछूं सर, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है क्या कि एंटीबायोटिक के कोर्स के कारण हम लोग को एक तो एसिडिटी बढ़ जाती है और दूसरा लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एलआई की पावर को कम कर देता तो ज्यादा हमारा स्टूल पास होने लगता है। इसीलिए जनरली ये होता है क्या कि एंटीबायोटिक के कोर्स के कारण? हमेशा कोर्स जब भी करेंगे तो आपको दो चीजों पे असर पड़ेगा। आपको पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में स्टमक से लेकर के आपको एलआई तक प्रभावित होगा। ठीक है, ओके सर। स्टमक हीट बढ़ जाएगी। हाँ, स्टमक हीट बढ़ेगी, डिफिशिएंट हो जाएगी, स्टमक डिफिशियंसी हो जाएगी। स्टमक इन के पॉइंट लगाने चाहिए सर अगर एंटीबायोटिक लिए। यस, है ना, वो इनडिफिशियंसी हो जाएगी। और इधर गट फ्लोरा जो यहाँ बैठा हुआ है एलआई में, इन सब की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो विटामिन के का उत्पादन अगर कम होगा तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। इन्फेक्शन ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग क्या भी यूज करते थे बताइए, क्या यूज करते थे इन्फेक्शन में? आप लोग सबको याद होना चाहिए इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। 0 to 9 सीडेट सर, आयुर्वेद में। यस सर, आयुर्वेद में। वेरी गुड। और उसमें एसटीएलआई कहाँ देना था? नहीं, कहाँ पे देना था इसमें, कहाँ देना था सर, बोथ स्मॉल फिंगर एंड राइट रिंग फिंगर सर। हाँ, मतलब के बाद जॉइंट पर 0 to 9 सीडेट। हाँ, एलआई, एसआई और स्टमक। ठीक जी सर, वही। अब अगर वहां हमको देना हो चाइनीज में तो सर वो लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट। वेरी गुड। कौन मतलब वैसे एलआई, एसआई और स्टमक को, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, टोन जी सर, और वो जिगले पॉइंट। हाँ, ठीक है। अब वो एलआई 4 होगा, एसआई 4 होगा और एसटी 32 34 क्या होगा, 34 होगा, 34 और 42 सर। 34 42। यस सर, और एसआई 6 और एसआई 7। हाँ, ठीक, तो ये हो गया। अब वाईएनएम में सिंपल 0 टोन 2 सीडेट। जी सर, 0 to 2 सीडेट।
09 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया सर, 09 हो गया तिवारी सर, जी, इन्हीं मेरिडियन पे जाकर के सर। तिवारी जी बोलिए, यस सर हो गया ना? जी। Li 0 टोन 2 सीडेट, Si 0 टोन 2 सीडेट, सीडेट, एसटी स्टमक 0 टोन 2 सीडेट। जी सर। काला रंग काला कलर ना, है, काला इनके ब्लैक भी- कलर ही ना। काला रंग भी चलेगा, यस सर। ठीक है, हो गया ना? यस सर। चलिए, हार्ट मेरिडियन आ गई, ये हमारी हार्ट मेरिडियन है, सर्कुलेशन पावर चक्र, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन पावर चक्र इसको कहा गया, याद करिए हम लोगों ने उसको कहा गया, ब्लड वाला कह दिया था ना, याद है, सीआई को। जी सर, यही पूछने वाली थी कि उसको सीआई बोलते हैं, इसको भी सर्कुलेशन बोलते हैं। नहीं, वो ये दोनों ये सर्कुलेशन पावर चक्र है, वो हमारा हमने नॉमेनक्लेचर चेंज किया, उसको ब्लड पावर चक्र कह दिया है। सर ब्लड पावर चक्र तो सर हार्ट भी है सर। ना ना, नहीं सर, ब्लड को ना, अगर आप ब्लड पंप उस पर- करता है तो इस पर न जाइए ना आप पुराने, अब इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे चलिए ना, हमने जी, इसीलिए सर। कहा कि नाम चेंज कर रहे हैं उसको, ताकि यदि सर्कुलेशन पावर चक्र है, हार्ट की ओर सर्कुलेट कर रही है पूरी चीजों को, और वो सब उसमें कर रहा है। तो हार्ट में देखिए, हार्ट में क्या है, हार्ट में हार्ट की जो बीमारी होगी वो हार्ट वाले उससे सर्कुलेशन पावर चक्र में इसमें, अगर पंप करने की उसको कोई समस्या है तो ये समस्या उसकी होगी, और सर्कुलेट आर्टीरियल या वेनस फ्लो में है तो इसकी समस्या होगी हार्ट की। लेकिन अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, प्लाज्मा में और रक्त में, कणों में, तो प्रॉब्लम उसकी है, सीआई की। दोनों में अंतर हो गया। ये तो ब्लड को बना नहीं रही है, ये ब्लड को क्यों सर्कुलेट कर रही है, वो ब्लड को बनाने के लिए, दोनों में अंतर हो गया। तो हार्ट में क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 60% होना चाहिए, ठीक है, ईएफ कहलाता है, ठीक है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है ईएफ, दैट शुड बी 60%। अगर वो 60% से कम है तो इसका मतलब कि या तो आपका उसके वाल्व ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या वाल्व की वो वाल्व की मोटाई, वाल्व मोटी हो गई है, या आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो, ठीक है। इन्फेक्शन होता क्या है? इजेक्शन फ्रैक्शन माने होता है वर्चुअली कि आपको हार्ट कितना फंक्शन कर पा रहा है, उसके लिए क्या है, सारी उसके लिए क्या है, अब समझिए हार्ट को, अब वो हार्ट तो पढ़ा दिया गया, तो उसमें क्या है कि सारे आपके मसल्स, सारे आपके वाल्व कॉन्ट्रैक्ट होना और ऐसे नोड, ये सारी फंक्शन, सारे फंक्शन ठीक से होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो यानी हार्ट कहीं कमजोर है, और उसको प्यारे जी का बहुत बढ़िया वो है, वो आप पूर्वा, तुम्हारे उससे आवाज आ रही बहुत ज्यादा, प्लीज म्यूट। मेरे यहाँ से हाँ अब, हाँ यस सर। तो अब उसमें कभी प्रॉब्लम कोई होगी तो अगर कोई ब्लॉकेज है, अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज है तो आप H012 को सिडेट करिए। ब्लॉकेज माने हम लोगों ने कहा ना कि ब्लॉकेज को निकालना है, तो उसके लिए 012 सिडेट। और अगर उसकी वाल पतली हो गई है तो टोन कर दीजिए। अगर वाल पतली हो गई है यानी एनर्जी कम हुई है तो उसको टोन कर दीजिए। लेकिन ब्लॉकेज माने एनर्जी बढ़ी हुई है, आपने पढ़ा था ना, अभी पढ़ा है चैप्टर 15 ऑफ टिटाइज, निरंजन। उसको स्टेटस बोल देंगे क्या? अगर वॉल ब्लॉकेज है तो उसको स्टेटस इन हार्ट बोल समझ सकते हैं क्या? क्या चीज? वो स्टेटस जो होता है कि एनर्जी का स्टेटस हो जाता है, ये सब हो जाता है, इसीलिए हम सिडेट कर रहे हैं। स्टेग्नेशन, यस, स्टेग्नेशन जो चाइनीज एक्सप्रेशन बोल, वही तो ब्लॉकेज है। स्टेग्नेशन माने रुकावट, ब्लॉकेज माने हाँ। रुकावट। सर वही स्टेग्नेशन समझ के हम इसको सिडेट कर रहे हैं ना। हाँ, तो वही तो है, ब्लॉकेज को हमने कहा कि सिडेट कर दिया है। वो ब्लॉकेज सिडेट, हम लोग ब्लॉकेज बोल रहे हैं, उसको स्टेग्नेशन बोल रहे हैं। और हम लोग 4-5 भी बोल रहे हैं आयुर्वेद की भाषा में, 4-5, ठीक। जी सर। कफ,
हम लोग कब बोल रहे हैं, तो H012 सेडेट कर देंगे, और जहां कहीं हार्ट की वाल पतली हो गई वहां पर टोन कर देंगे। ये देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन का, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, LVH कहलाती है। तो ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि दिखाऊं? ये सब दिख रही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिख रही है। ये जो है, ये वाला, ये देखिए, ये हार्ट है ना, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर ये जो है हार्ट की अगर मोटाई बढ़ गई तो आपका ये एरिया घट जाएगा, ये एरिया जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये एरिया घट जाएगा, ठीक है। और ये राइट आपका है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला है। तो अगर ये हार्ट की मोटाई जो होती है, इसी वाल बोलते हैं ना, ये मोटी होती है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? तो पूरे शरीर को ब्लड देना है ना। हाँ, यस एग्जैक्टली। और गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में इसको काम करना है, ऊपर भी भेजना है, नीचे भी भेजना है, और सबसे अधिक पूरे शरीर में देना है। और सबको तो छोटा छोटा काम है, लंग्स में दिया, लंग्स से चली आई। जो राइट वाला है ये तो लंग्स हो गया, और लंग्स से यहाँ चला आया, तो छोटा छोटा काम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम है, यहाँ भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ठीक है। तो ये जो आएगा उसमें ये प्रॉब्लम आती है तब। यहाँ पर बाल अगर पतला है, पतला करना है, अगर मोटाई हो गई है, हाइपरट्रॉफी माने हाइपर मतलब ज्यादा। हाँ, हाइपरट्रॉफी माने मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो वैसे दशा में वाल को पतला करना है तो H012 सेडेट। क्लियर? और वो तो हम लोग जो आयुर्वेद में करते हो तो है लेफ्ट SF ऑल LHM 4-5 सेडेट 3-6 टोन करते हैं ना। और इसके साथ और क्या करना है वो भी कल बताया था जो आप लोगों को, वो भी करिए, याद करिए। YNM में हम लोगों ने क्या बताया था, अभी आगे बताएंगे। फाइबर, SK फैट, कल बताया नहीं था, भूल गए? कल बताया था कि फाइबर माने जैसे कपड़े का तंतु माने जो कपड़े का रेशा होता है, तो वो कपड़े का रेशा फाइबर है। उससे उसकी कई लेयर मिला दीजिए तो वो स्किन बन जाएगी, और उस स्किन में भी और मोटा कर दीजिए तो फैट बन जाएगा। तो फाइबर से स्किन बनती है, स्किन से फैट बनती है। तो अगर कभी कोई मोटाई कहीं घटानी हो तो आप तीनों को सेडेट कर दीजिए, फाइबर, SK, फैट। क्लियर? कल वाला याद रखिए। सर लम्प्स को हम फैट समझेंगे फिर इधर? है लम्प्स जो होती, गांठें हो जाती है ना कभी कभी स्किन के नीचे, हाँ, तो उसके लिए भी हम फैट को हाँ फैट है select वो, फैट बिल्कुल वही SK, फाइबर, SK तीनों को। सर एक सेकंड, इधर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज पूछनी थी सर। चैप्टर 7 जो है इसका डायग्नोसिस वाला, इसमें टिटाइस 7 में जो है उसमें ये लम्प्स नहीं, फिल्म में उसको बोला है कि वो होता, फिल्म होता है। देखिए तो वो काफी तो हो वहां गया जो वो। ट्रीटमेंट है वो करिए, वहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जब ट्रीटमेंट आप करेंगे तो अल्टीमेटली कोई भी चीज जो सॉलिडिफाई हो रही है, आयुर्वेद की भाषा में 4-5 है। ओके सर। आयुर्वेद की भाषा में 4-5 है, यहाँ की भाषा में फाइबर, स्किन और फैट है। क्लियर? वो कुछ भी हो, जहां कोई आयतन बढ़ा, जहां कोई उसका मोटाई बढ़ी, कुछ भी हुआ, तो वो अल्टीमेटली क्या हुआ, क्या कोई अगर कोई कपड़ा इस तरह बने तो नहीं बन सकता है, गोला यस कपड़ा सर। चौड़ा बन सकता है, लंबाई बन सकता है, मोटा भी बन सकता है, वैसे भी किसी रूप में बन सकता है। अच्छा, PN को पैंक्रियाज, अब देखिए नीचे जो पैर वाले हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ चक्र है, ये न्यूट्रिशनल हेल्थ चक्र पैंक्रियाज की भूमिका सबसे अधिक है, ठीक है। तो कोई भी जो आपका कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ये सब नहीं बन पा रहा है, यानी डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो पैंक्रियाज को जरूर यूज करिए। क्योंकि पैंक्रियाज 2 काम कर रहा है, डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है
क्यों? इंसुलिन, और उसके साथ साथ पैंक्रियाज एक पैंक्रियाटिक जूस भी निकाल रहा है जो आके लीवर से, गॉलब्लैडर से ऊपर से आने वाली डक्ट से मिल करके और आगे जाकर के आपका डुडेनम में जा रहा है। इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि अन्य के लिए भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि बिना उसके वो जो पीएच है 1.2 वो बढ़ेगा ही नहीं, मतलब वो 8 पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए उसके पॉइंट है, आप उसको करिए। अब डायबिटीज देखिए, डायबिटीज के लिए कौन कौन जिम्मेदार है बताइए? डायबिटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? सर पैनक्रियाज, लीवर और स्प्लीन और किडनी। ठीक, तो डायबिटीज के लिए जिम्मेदार कौन हो गया? आपका पैंक्रियाज हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए डायबिटीज में क्या प्रोटोकॉल है, पीएन और एसपी बगल बगल हैं दोनों, स्प्लीन भी है, स्प्लीन और पीएन का रोल वही है, बगल बगल है। लीवर जिम्मेदार और के। तो कोई भी आपका जो टाइप 2 की हो बीमारी, डायबिटीज की टाइप 2 माने बड़े होने पर जो हो रही है, हाँ। मेटाबॉलिक डिस्टर्ब, हाँ, मेटाबॉलिज्म की जिम्मेदारी। एक तो होती टाइप 1 जो जन्मजात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। टाइप 2 की बीमारी के लिए पीएन, लीवर, एसपी, K1 टोन, ये उपचार है डायबिटीज का। सर एक चीज हम बताना चाह रहे थे सर कि हमने अपने एक पेशेंट है उसको लगाया तो इन पॉइंट से बढ़ गई सर। हाँ, कोई सर बात ऐसा नहीं, क्यों हुआ? नहीं, हाँ, उसमें देखिए 2 चीजें ना। हम लोग जब इसको बता रहे थे तो पिछली बार बताया था, इस बार नहीं बताया अभी। हमने कहा था कि आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। क्या क्या सीखना चाहिए था? इन्फ्लुएंस का बात कही थी, याद करिए। इसलिए इन्फ्लुएंस बताया भी था, दोबारा भी बताया था इन्फ्लुएंस। अब ये भी कहा था, याद वो सेंटेंस याद रखिए, ये भी कहा था कि इन्फ्लुएंस निकालना इसलिए जरूरी है कि अभी तो आप जो एनर्जी, छोटी मोटी एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब कोई है, यहाँ पर क्या है, आपके 67 पॉइंट है यूबी में, उनको हम लोग 3 पॉइंट में भाग दे रहे हैं। तो कितना पॉइंट की, एक पॉइंट की एनर्जी कितनी हुई? बिल्कुल सर, 3 गुना हो गई। 22 23 हो गई सर। 22 गुना। यानी एनर्जी, ये भी हो सकता है कभी कि एनर्जी आपकी, जैसे आप कह रही ना, आपने 8 घंटे कहा होगा लगाने के लिए, मान लीजिए उसने 10 घंटे लगा दिया। हाँ सर, ओवरनाइट लगाए थे सर। एग्जैक्टली, और 4 घंटे में एनर्जी उसकी बैलेंस हो गई मान लीजिए, तो दोबारा क्या होगा, और हायर हो जाएगी। तो भी तो हमको तो बैलेंस देखना है ना। तो मतलब 4 घंटे में सर हटा देने चाहिए, मतलब ना, ये नहीं, फिर नहीं, हमारे पास कोई ये नहीं है कि हम तुरंत हर घंटे नापे कि एनर्जी कितनी है। हम केवल उसको ट्रायल बैलेंस के आधार पर करते हैं ना। तो हम लोग 8 घंटे 10 घंटे क्यों लगाते हैं कि मेल है इतना, फीमेल है इतनी एज है, तो हम लोग कहते हैं 8 घंटे, बच्चा है तो 4 घंटे, इसका है तो 5 घंटे, ऐसे लगाते हैं ना जी। तो वो सिस्टम जो हम लोग वहां लगा रहे हैं, वहां BM1 लगा रहे हैं, BM2 लगा रहे हैं, यहाँ हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ हम लोग लगा रहे हैं चक्र में। ये चक्र नहीं है, चक्र ही नहीं बल्कि 3 पॉइंट है केवल, इनकी सबकी एनर्जी 3 गुनी से कम नहीं है। 9 जिसके पॉइंट उसको 3 गुना ही हो गई, जिसके 10 पॉइंट हो 3.1 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। तो ऐसे गुनी बढ़ती चली गई। तो वो एनर्जी अगर 4 घंटे में जल्दी से हो जाए, तो इसीलिए हम लोग इन्फ्लुएंस निकालने कहा था कि वहां पर इन्फ्लुएंस निकालना सीखिए। और मैंने कहा था कि अभी से सीखेंगे तो साल भर में सीख जाएंगे। अभी कितने लोग यूज कर रहे हैं उसको, इन्फ्लुएंस? रोगी को पहले जाइए, एनर्जी को वहां टच करिए, अपनी उंगली, बोलिए सर ये पूछो सर। हाँ सर जो इन्फ्लुएंस निकालते हैं सर, वो पता तो चलता नहीं है सर, कभी कभी तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता। मतलब मैंने अभी निकालना शुरू किया है ये, लेकिन सर कैसे पता चलता है सर? ये धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे आएगा। ये तो कह रही, ये तो आपका अनुभव मुझे नहीं मालूम हो सकता ना। अच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है मैं कैसे जानूं, बोलिए। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन दूसरे के मन में जब हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं, आज ट्राई किया था, थोड़ा बेटर होता है। जो तरीका बताया था, वो तरीका आपको, आंख बंद करिए, उस पॉइंट को वहां पर लगाइए, थोड़ा सा अपनी उंगली को, जो भी उंगली है उसको आगे पीछे हल्का हल्का उसी जगह पे करिए, और
कंसंट्रेशन से आप उसको महसूस करिए। जब महसूस, अगर स्पंदन आपका हो रहा है और आपका फीमेल है और राइट इंडेक्स आपकी है, तो आपकी ये उंगली जो है किसकी उंगली है? नॉर्थ पोल। नौ साउथ है सर, ये साउथ साउथ सेडेशन है ना, साउथ है, सिडेट है, साउथ से सिडेट। sedation होगा। यानी अब तो सीधे इसको हो गया ना सर। अगर इससे स्पंदन मिल रहा है तो उस जगह पर सिडेट करना है आपको। आपकी बात कर रहा हूं, मुझे करना होगा तो मैं टोन करूंगा। जी सर। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप वन डे में आपको सीख जाएंगे, ये अभ्यास अभी से। मैंने साल भर क्यों कहा? मैंने साल क्योंकि भर, धीरे धीरे ही आएगा सर ये। धीरे धीरे आएगा। आप करिए उसको, आंख बंद करिए, थोड़ा कंसंट्रेट करिए, हाथ उसमें थोड़ा सा हाथ साफ रखिए और उसको टच करिए धीरे से। टिप टिप पर करना है, कोशिश करना है टिप पर। और इसलिए हम लोग इंडेक्स फिंगर की बात करते हैं क्योंकि अंगूठे के बगल में, अंगूठे से जितनी दूर जाएगी उतनी एनर्जी आपको कम मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि अंगूठे के बगल में रखिए तो बढ़िया, यहाँ से बढ़िया मिलेगी। लगाइए, उस जगह देखिए, टिप करिए, थोड़ा सा देखिए, इधर उधर घुमाइए, आपको लगेगा। ठीक है, स्पंदन मिलना चाहिए। और जब मिलने लगेगा तो आप खुद कहने लगे बहुत बढ़िया मिल रहा है। ठीक है सर। ठीक, सर अंगूठे के बगल में मतलब हमें इंडेक्स फिंगर पे ही, इंडेक्स फिंगर या कोशिश मिडिल फिंगर के आसपास ही रखनी है। हाँ, मिडिल फिंगर राइट, मतलब मिडिल लेफ्ट राइट कहीं भी आप करें, मिडिल फिंगर और इनके दोनों बीच में रखिए, कोशिश करिए यहीं पर रहे। सर ये नहीं तो- फीलिंग कौन सी एनर्जी से ज्यादा, मतलब जैसे किसी की एनर्जी कम हो, किसी की ज्यादा हो, तो कौन से मेरिडियन को हमें टोन या सिडेट करना चाहिए जिससे हमें जल्दी फील आने लग जाए कि पल्पिटेशन? ना, ये नहीं, तो जिस एनर्जी में उसकी एनर्जी बढ़ी घटी हम कैसे बता दें? सर ऐसा कुछ बताया तो था सर किसी ने हमको, मुझे लगा सर आपने ही बताया। नहीं, हमने नहीं बताया। हम ओके सर, ठीक कुछ सर। लोग कहा कि क्रॉस लेग करके बैठिए, तो हम लोग नहीं बताते इस तरह। हम लोग वही बताते हैं जो क्रॉस अंगूठे लेग करके नहीं बैठना चाहिए कि, ये बोला था किसी ने। भाई देखिए, मैंने कहा था कि याद करिए, ये प्रश्न उस समय कहा था, मैंने कहा था संस्थान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कहूंगा। याद करिए, मुझे याद है सब सेंटेंस। रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, धीरे धीरे सुन रही हूँ सारे। सुनिए ना, आप सुनिए, हमने तो कहा था कि कभी क्रॉस लेग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि संस्थान ने ऐसा कहा नहीं। ठीक, लीवर मेटाबॉलिक हेल्थ चक्र है, इसको हेल्थ चक्र, मेटाबॉलिक हेल्थ चक्र कहा गया। मेटाबॉलिक हेल्थ चक्र कहते हैं। 500 केमिकल रिएक्शन और 1000 फंक्शन करता है। ठीक है, तो जीबी जरूरी है लेकिन मुख्यतः लीवर है। जीआईटी से जो रक्त बनता है, देखिए वही है, वो लीवर के माध्यम से जाता है, तो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में लीवर पीएन स्प्रीन को लेना होगा, क्योंकि लीवर के साथ स्प्रीन, पीएन और स्प्रीन भी जिम्मेदार है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। और आगे तो है ही आपके पास पैंक्रियाज, पैंक्रियाज है, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, तीन ही तो है। और किडनी हम लोग वहां ले रहे थे उसमें, डायबिटिक में। फिर एसटी, गैस्ट्रो हेल्थ चक्र। सर कल करें सर एसटी से? बस 2 मिनट रह गया बस, बहुत अच्छा अधिक नहीं है, 2 ही 3 है बस, और तो बता ही चुके हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखिए, ये गैस्ट्रो किसका है? गैस्ट्रिक की वजह से गैस्ट्रो कहा गया। जठराग्नि इसी में है, पीएच 1.5 है। तो आप कभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो गैस बनने की वजह से, तो आपको गैस्ट्रिक हेल्थ चक्र में ही आपको इसी में स्टमक में लगाना पड़ेगा, और हम लोग लगाते भी रहे हैं। अगर पैंक्रियाटिक जूस निर्माण नहीं है और सही फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जीबी से बाइल जूस नहीं आ पा रहा है, तो भी महाअग्नि, जो ये अग्नि है, ये परिवर्तित नहीं होगी, तो पेट में गैस बनेगी। अगर पैंक्रियाट, वही अभी कह रहे थे ना कि पैंक्रियाटिक जूस नहीं हुआ, तो आगे जो है वो उसको बाइल जूस को कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, पीएच 8 नहीं कर पाएगा। तो अगर नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली जो गैस है वो पेट वाली गैस है, उसी की वजह से जलन होगी। और उसके लिए हम लोग पास तमाम तरीके हैं बुझाने के लिए। वाईएनएम में एसटी, जीबी, पीएन, 1 सिडेट। ठीक है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पीएन, यही तो ऑर्गन अभी बताए आपको, उनका 1 सिडेट कर दीजिए। क्लियर? अब बचा कौन सा? जीबी, न्यूरो हेल्थ चक्र। इसको न्यूरो हेल्थ चक्र कहा गया, क्यों?
वहां एनडी को कहा गया था, जो एनडी का रोल वहां न्यूरो पावर चक्र में है, वही रोल यहाँ न्यूरो हेल्थ चक्र में जीबी का है। जीबी को गार्बेडर की मेरिडियन कहा गया है, तो सर पर ताज के रूप में इसको कहा गया है। और ये हाइपर एक्टिव अगर कोई चाइल्ड हो तो जीबी, देखिए नोट कर लीजिए आप लोग, बढ़िया। हाइपर एक्टिव चाइल्ड में तो जीबी 01 से डेट, अगर वाईएनएम में करना है तो जीबी 01 से डेट करिए। और अगर नॉर्मल वो सीएमएनएम में करेंगे तो बोथ आरएफ वात जॉइंट में, क्योंकि वहां पर गार्बेडर है। 1 2 3 4 से डेट 5 6 टोन, क्या वात पित्त दोनों को सिडेट कर दीजिए और कफ को बढ़ा दीजिए। क्लियर, सरल है ना कि नहीं। हाइपर चाइल्ड जीबी 01 से डेट, और वहां पर सीएमएनएम में बोथ आरएफ गार्बेडर, और अंत में स्प्लीन आ गया। स्प्लीन तो वही है इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी हेल्थ चक्र है। वहां एलवाई इम्यूनिटी पावर चक्र थी और यहाँ इम्यूनिटी हेल्थ चक्र है। तो इस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्प्लीन होता है। किडनी फिल्ट्रेशन है, बहुत सबको मालूम है। यूबी यूरोजोनाटल है, इसमें कोई ब्लडर की समस्या के लिए इसको करेंगे। अगर गोनाइड्स की समस्या है देखिए, तो पीसीओडी जैसे है तो यूबी, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लीवर, कितने हुए? 4 ही हुए ना ऑर्गन। एसपीपीएम तो एक ही हुआ, लेफ्ट राइट का है। यूबी के, लीवर और स्प्लीन, 4 को ऑल 2 नीचे वाले ऑर्गन 2 में आएंगे, 2 को सिडेट कर दीजिए। जेडी पर कल आपको बहुत बताया गया है कि जेडी में आपको करिए, देखिए बहुत बढ़िया लिखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का नोट कर लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा कि वहां देखिए बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट सबका होगा। तो जेडी 01 टोन, क्यों? मिनरल्स का स्टोर हाउस है कौन? हड्डियां, इसलिए जेडी 01 टोन करेंगे। फिर विटामिन डी और कैल्शियम, कैल्शियम का मूवमेंट विटामिन डी की उसमें नहीं हो पाता, तो किडनी, लीवर, इसके फैट, क्यों? किडनी, लीवर और स्किन, स्किन से विटामिन डी कैसे बनता है? स्किन, फिर लीवर, फिर किडनी, और तब बनता है। तो स्किन का रोल है, लीवर का रोल है, किडनी का रोल है। 012 तीनों का टोन, और फैट 012 टोन, क्यों? बिना विटामिन डी, बिना फैट के, फैट में सॉल्युबल है, बिना फैट के नहीं होता। तो बढ़िया ट्रीटमेंट है। जेडी 0 ऑस्टियोपोरोसिस, जेडी, किडनी, लीवर, इसके फैट, इन सबको टोन 012। फाइबर वाला बता दें, फाइब्रोसिस हेल्थ चक्र है, स्किन हेल्थ चक्र है, फैट, तीनों का वही है सिस्टम, वही है कि इस फाइबर्स मिलकर स्किन करेंगे, लेयर बनाएंगे, फिर वो, तो फाइब्रोसिस कोई होगी तो तीनों को सिडेट कर दीजिए। इस तरह जो है, ये जो है आप लोगों का प्रिलिमिनरी जो है वहां शुरू हो गया। और अब आप लोग जब कभी कोई पढ़ेगा तो आप लोगों को, हम आपको सर ये सारी आप पीपीटी शेयर कर देंगे ग्रुप पे? सर ये आप पीपीटी ग्रुप पे शेयर कर देंगे? हाँ, क्या हुआ? क्यों शेयर, अभी क्यों शेयर करा रहे हैं? कल हो जाने दीजिए ना, तब शेयर कर देंगे। हाँ सर, मतलब कर देंगे ना? कर देंगे, वो तो पूरा, अरे पूरा आपको पूरा वो रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है, आपको नहीं